नमस्ते, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ये है दुनियादारी की साप्ताहिक पेशकश मास्टर क्लास। नाम से आप समझ गए होंगे, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घट रही किसी घटना पर विस्तार से बात करते हैं। किन से? उस विषय से जुड़े किसी एक्सपर्ट से। आसान भाषा में कहे तो एक क्लास लगती है और उस क्लास के विद्यार्थी होते हैं हम। हमारे उत्सुकता भरे सवाल होते हैं और इन सवालों का जवाब देते हैं एक टीचर। और इस हफ्ते हमारी मास्टर साहिबा है माया मीरचंदानी। पहले परिचय की रिवायत पूरी कर लेते हैं। माया मीरचंदानी एनडीटीवी में सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स के तौर पर काम कर चुकी है। फिलहाल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो है और साथ साथ अशोका यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट की हेड भी। पत्रकार के तौर पर उन्होंने श्रीलंका और सिएरा लियोन के सिविल वॉर्स को कवर किया है, लिट्टे के बम धमाकों से बची, कश्मीर कवर किया है, 9/11 के हमले और उसके बाद की स्थिति पर न्यूयॉर्क से रिपोर्टिंग की है। 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुके हैं। आज ये हमारे साथ जुड़ी है श्रीलंका की स्थिति पर बात करने के लिए। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल है आपके लिए कि श्रीलंका में पिछले 1 महीने से ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे और कैबिनेट से लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर तक के इस्तीफे हुए, लेकिन पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे तक 9 मई की तारीख आ गई। उन्हें इतना वक्त क्यों लगा? और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि गुडबाया के इस्तीफा अभी तक आया नहीं है, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें किस बात का डर है? आपके सवाल का जवाब वैसे तो उन्हीं लोगों के पास होगा जिन्होंने इतने टाइम से श्रीलंका के हालात बिगड़ते हुए देखे और उसके बारे में कुछ करने का सोचा नहीं। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, बट राजपक्षे परिवार जो है उनका कंट्रोल श्रीलंकन पॉलिटिक्स पे काफ़ी टाइम से रहा है। 2009 के बाद जब महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट थे, जब एलटीटी के खिलाफ सिविल वॉर श्रीलंकन आर्मी ने जीता, एलटीटी को ख़त्म किया, प्रभाकरन को मारा 2009, मेरे ख्याल से मई की बात है ये। उसके बाद राजपक्षे परिवार को ऐसा लगता है कि श्रीलंका की पब्लिक उनको ओ करती है ये जंग ख़त्म, लड़ाई ख़त्म करने के लिए। तो उनको ये लगता है कि उनके कंट्रोल के बाहर और कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद और पॉलिटिकल एंटिटी शायद नहीं आ सकता। ये लोगों का मानना है कि नेपोटिज्म भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है राजपक्षे परिवार में। उनके भाई भी हैं, उनके नेफ्यू भी हैं, वो खुद भी हैं। बहुत लोग फैमिली से पॉलिटिक्स में जुड़े हैं और उनका कंट्रोल है अपनी पार्टी पर। तो हो सकता है कि उनको लगा कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो ये जो हालात हैं इसको भी वो सॉल्व कर लेंगे, राइड आउट कर लेंगे, शायद उनको ऐसा लगा। लेकिन जो जैसे जैसे माहौल बिगड़ता गया, सामने ये बात आई कि जो ये दुनिया को दिखा रहे थे कि इनका कंट्रोल है श्रीलंकन इकोनॉमी पर, श्रीलंकन पॉलिटिक्स पर, वो कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं था। और ये इसीलिए इतना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंकन पब्लिक सड़कों पर आ गई, वो शायद ही लोगों ने रीसेंट मेमोरी में देखा होगा। सो अगर पब्लिक ऐसे इस तादाद में इन पब्लिक स्पेसेस पर बिना डर के आ जाती है, तो ये भी लगता है कि स्टेट कंट्रोल जो है, और श्रीलंका एक वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रही है। आप ये याद रखिए कि 30 साल के लिए वो कंट्री सिविल वॉर से गुजर रही थी और सिविल लिबर्टीज़, पब्लिक गैदरिंग्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉट अलाउड थी, राइट? तो वैसे कंट्री में लोगों को ऐसे आना खुद एक मैसेज है कि इनका पावर जो है, इनका कंट्रोल जो है, वो
इतना नहीं है शायद जितना वो सोच रहे थे। जैसे कहा जाता है ना, इतना भी ना डराए कि डर खत्म हो जाए। जी किस हद बिल्कुल। तक उनको पुश किया गया था कि फाइनली दे केम आउट इन सच लार्ज नंबर्स। वजह से अब गुड बाय ने रनिल विक्रमसिंघे को पीएम अपॉइंट किया है, बट हमने ये भी देखा है कि एक महीने में ये तीसरी बार पूरी जो कैबिनेट है वो शपथ ले रही है। तो इसका असर आपको लगता है पड़ेगा इनकी स्थिति पर और स्टेबिलिटी पर? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो रनिल विक्रमसिंघे कोई नए शख्स नहीं है श्रीलंकन पॉलिटिक्स में, राइट? अब वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बल्कि उन्होंने राजपक्षे और एसएनपी को रिप्लेस किया था, और सिविल वॉर जीतने के बाद भी उसके उसके कुछ साल बाद राजपक्षे परिवार ने ऑपोजिशन के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली डील किया है। रनिल विक्रमसिंघे की खुद की पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं। आपको याद होगा कि 2020 के इलेक्शंस के पहले उनकी पार्टी में खुद स्प्लिट हुआ था। तो उनका क्या, उनकी उम्र 73 है, वो ऑलरेडी पावर में रह चुके हैं कुछ एक दो बार, शायद उससे ज़्यादा भी। तो उनका उनका क्या कंट्रोल है? मतलब I don't want to sound cynical, but sometimes just changing the situation and putting the same person back in a different situation may not yield a different result. आपको पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये क्या कर पाएंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। एक बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताइए, ये आज शपथ ले रहे हैं और अब सवाल ये है कि ये कुछ कर पाएंगे, कितना ये चल पाएंगे। कौन सी सरकार आपने दुनिया में ऐसी देखी है जो इकोनॉमिक कोलैप्स की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती है? आपने पूछा मुझे पहले कि राजपक्षे ने इतना टाइम क्यों लगाया निकलने में। शायद उनको भी लगा, एक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आने को तैयार नहीं थी, साथ में काम करने को तैयार नहीं थी। बोला कि ये आपका मैस है, आप खुद सॉल्व करो, आप इसका पॉलिटिकल फॉल आउट झेलो, ये आपके सर पे गिरेगा। बट माहौल इतना बिगड़ गया है कि वो भी अभी करने को तैयार नहीं है, तो किसी को तो करना पड़ेगा, और वो किसी में से यही निकले हैं। अब ये कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आपके फ्यूल प्राइसेस को आपको स्टेबलाइज करना है, आपके फूड प्राइसेस को आपको स्टेबलाइज करना है, आपके सिक्योरिटी सिचुएशन को आपको स्टेबलाइज करना है, आपके टूरिज्म सेक्टर जो आपका सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूटर है, उसको आपको स्टेबलाइज करना है। तो बात आसान तो है नहीं ना। कोविड के आप 2 साल के लॉकडाउन से गुजरे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री जो आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, उस पर असर आया है। टूरिस्ट वापस नहीं जाएंगे जब तक माहौल बेहतर नहीं होगा। तो इट्स अ चिकन एंड एग थिंग। You can't get the tourists back until you improve the situation. You can't improve the situation until you get money back into the system. How are you going to get this money back into the system, I think, is the big question. और इतने पास होकर एज अ नेशन, श्रीलंका का जो संकट है, जो विकराल हो रहा है, भारत, हम उनके पड़ोसी है, तो पुराने भी हमारे संबंध रहे हैं उनके साथ। तो भारत की क्या भूमिका होगी इस सब में, और हमारे नेताओं और भारत की जनता को भी इस पूरे संकट को किस नजर से देखने की जरूरत है? भारत और श्रीलंका का ऑब्वियसली बहुत क्लोज रिश्ता रहा है। सार्क मेंबर्स हैं, साउथ एशियन रीजन के प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, सब कॉन्टिनेंटल नेबर्स हैं। लेकिन अगर आप श्रीलंका से कमेंट्री सुनेंगे या वहाँ लोगों से बात करेंगे, इंडिया के खिलाफ उनमें भी गुस्सा है। उनको लगता है कि इंडिया की प्रायोरिटी जो थी फॉर ethnic reconciliation and political reconciliation between the Sinhalas and the Tamils, उस सब को छोड़ के इंडिया ने बाकी श्रीलंका पे शायद इतना ध्यान नहीं दिया है जितना उनको देना होगा। एक बात वो। दूसरी बात, जो भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, श्रीलंका ने जब चाइना से एड एक्सेप्ट किया, इंडिया की स्टांस जो थी वो ऑफ कॉशन, कंसर्न, नेगेटिव रही। इंडिया ज़रूर आज कह सकता है जो हम आपको वार्न कर रहे थे वही जाके हुआ है, लेकिन उस टाइम श्रीलंका उन बातों को सुनने को तैयार नहीं था। तो
कहीं ना कहीं ये फिल्टर हो रही है बात कि श्रीलंकन्स इंडिया से नाराज हैं, उनको इंडिया से एडवाइस नहीं लेना है। हालांकि इंडिया अभी भी फाइनेंशियल एड भेज रहा है, अभी भी उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन पब्लिक के साथ सपोर्ट एक्सप्रेस किया है, पब्लिक के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं। वो कह रहे हैं कि जो भी कोलंबो में हैं उनसे, उनके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, उनके साथ काम करेंगे, लेकिन हम इस वक्त श्रीलंकन पब्लिक के सपोर्ट में चाहते हैं कि इसकी सिचुएशन की जो स्टेबिलिटी है वो जल्द से जल्द ला दी जाए। सो ऑब्वियसली एज ए नेबर इंडिया को ये कंसर्न है, क्योंकि रीजन में आप जो भी देखेंगे, किसी भी नेबरिंग कंट्री में प्रॉब्लम होगा, उसका कहीं ना कहीं असर इंडिया पे ज़रूर होगा। एक बात वो, दूसरी बात आपको याद होगा कि 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग्स जो हुए थे श्रीलंका में, उससे टेंशन्स रीजन में काफ़ी बढ़े थे कि ये रीजन, मतलब अफगानिस्तान के बॉर्डर को छोड़ के इस साइड पे एक इंसिडेंट हुआ था ढाका में 2016 में, आई थिंक, होली आर्टिजन बेकरी, और उसके बाद आईसिस से जुड़ा हुआ टेरर अटैक इस रीजन में नहीं हुआ जब तक ये ईस्टर बॉम्बिंग्स नहीं हुए थे। तो सडनली श्रीलंका में वो सिक्योरिटी सिचुएशन भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इंडिया के और भी कंसर्न्स हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड से संबंधित जो कंसर्न्स हैं, बट सिक्योरिटी सिचुएशन से भी कंसर्न्स जुड़े हैं। सो आई थिंक इंडिया फिलहाल कुछ कर तो नहीं सकता, सपोर्ट एक्सप्रेस कर सकता है, फाइनेंशियल एड दे सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज को बोल सकता है कि आपको आपस में मिलकर काम करना होगा अपने पब्लिक के लिए, पर उससे ज़्यादा इंडिया क्या रोल निभा सकता है? और तो कुछ निभा नहीं सकता, राइट? सो अल्टीमेटली श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उनको देखना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा कि ये फिलहाल उनके कुछ अर्जेंट क्राइसिस हैं। एक तो ये है कि आपको फ्यूल सप्लाई स्टेबलाइज करना पड़ेगा, पावर सप्लाई स्टेबलाइज करना पड़ेगा, फूड इन्फ्लेशन को कर्ब करना पड़ेगा। ये आपकी इमीडिएट प्रायोरिटीज़ हैं। फिर जाके आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं। चाइना के डेट ट्रैप्स जो हैं, चाइनीज़ बैड लोन्स जो आपको वापस पैसे देने हैं, फिर आप उस पर जाके बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये दौर जो चल रहा है, ये इससे आपको गुजरना है और जल्द से जल्द इससे गुजरना है, मतलब निकलना है। तो किसी भी फेल्ड स्टेट, अभी फिलहाल हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, बट किसी भी फेल्ड स्टेट को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए या सुनना चाहिए? कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई बुक, आप कुछ भी अगर रेकमेंड कर सके हमारे लिए। फेल्ड स्टेट्स किस लिए होते हैं? फेल्ड स्टेट्स इसलिए होते हैं कि जब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इंस्टीट्यूशंस को वीकन करती है, जब पॉलिटिकल लीडरशिप डिक्टेटोरियल या ऑटोक्रेटिक हो, जब इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन कंट्रोल पे ध्यान दिया जाता है, तो इकोनॉमी की वजह से स्टेट फेल होती जाती है, राइट? आप अरब स्प्रिंग को देखिए एक मिसाल के तौर पे। अरब स्प्रिंग ट्यूनिसिया से शुरू हुआ, जहाँ पे प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर गवर्नेंस को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए और वो एकदम आग की तरह फैलता गया नेबरिंग कंट्रीज में। बट क्रिटिकल मास, हर एक नेबरिंग कंट्री में माहौल ये था कि स्ट्रॉन्ग लीडर था, लेकिन जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो कुछ लोगों के पास था और आम जनता पर वो फिल्टर नहीं कर रहा था। तो प्रोटेस्ट्स बढ़े। प्रोटेस्ट्स का सड़कों पर आना एक खुद का साइन है कि इकोनॉमी पे जो ध्यान नहीं देगा और सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल पे ध्यान देगा, उसका वक्त कभी ना कभी आएगा, क्योंकि पब्लिक बर्दाश्त करेगी एक हद तक एक स्ट्रांग लीडरशिप के सपोर्ट में, लेकिन किस हद तक? आई थिंक दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू नो। सो अगर आप देखें, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पे लोगों में गुस्सा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन गवर्नमेंट उससे इंसुलेट करके अपने आप को चला रहा है। और इंसुलेट कैसे करते हैं?
वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बेसिस पर इंसुलेट करते हैं अपने आप को कि हम आपकी आइडेंटिटी के लिए आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बाकी चीज़ें होती जाएंगी। अब श्रीलंकन ने, सिन्हाला पॉपुलेशन ने कहा है कि हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल सुरक्षित है, अभी हमारे पॉकेट्स को सुरक्षित करिए ना आप। सो वो क्रिटिकल मास जब आएगा तो वो किसी भी पॉलिटिशियन के कंट्रोल से बाहर जा सकता है। आई डोंट नो, आई थिंक श्रीलंका इज अ वार्निंग for a lot of states that are not paying attention to their economies, especially in the region. आप इंडिया को देखिए, हमारी petrol prices higher than ever, our rupee against dollar is at yes, its rupee against the dollar is weakest it's ever been. Unemployment is high, food inflation is high, FDI has fallen, our economic indicators are not strong. But we have a strong government and we have a popular government. How long will popularity be enough when people are going hungry? I think that's the question. और आपने श्रीलंका और सिएरा लियोन के सिविल वॉर को कवर किया है, आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रहे हो, तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाने से पहले क्या जानना जरूरी है? आप किस प्रिपेयर्डनेस से गई थी? मैं जब पहली बार श्रीलंका गई थी, मैं किसी भी प्रिपेयर्डनेस के साथ नहीं गई थी। मैंने सोचा मैं इलेक्शन कवर करने जा रही हूँ। हाँ, सिविल वॉर था श्रीलंका में, लेकिन वो कहीं नॉर्थ में हो रहा था, जाफना साइड में। मैं वहाँ तो जा नहीं रही थी, उस टाइम जर्नलिस्ट को जाने भी नहीं देते थे। मैं कोलंबो में अपना इलेक्शन कवरेज करने आई थी। चंद्रिका कुमारटुंगा स्टैंड कर रही थी दोबारा इलेक्शंस के लिए। पहले दिन मैं गई, अपना एक्रेडिटेशन पास वगैरह सब लिया उनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। अगले दिन उनकी रैली कवर करने गई। रैली ख़त्म होने के बाद मैं माइक लेके उनके पास गई, टीवी के लिए काम करती थी मैं। माइक लेके उनके पास गई, उनसे, वो स्टेज से उतर रही थी। उतरते उतरते मैंने एक दो सवाल पूछे। उनकी गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते एक ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर ने अपने बेल्ट को डेटोनेट किया। वहीं पे 25 लोग मरे उस रात को, मेरे आगे पीछे। और मतलब 24 घंटे के अंदर मेरा पहला असाइनमेंट श्रीलंका में, पहला फॉरेन असाइनमेंट, पॉलिटिकल इलेक्शंस कवर करने गई थी कॉन्फ्लिक्ट कंट्री में। लेकिन कोलंबो अंडर प्रोटेक्शन था, बट वहाँ पे तो लोग ऐसे कोई बैटल सड़कों पे तो नहीं चल रहा था। सो आई मीन it was a trial by fire, entry by fire, basically, literally. But I've been back to Sri Lanka many times. बहुत बार वापस गई हूँ वहाँ पे। और मुझे श्रीलंका जाना बहुत पसंद है, उनके लोग बहुत पसंद हैं। बेशक वो सिन्हाला हो या तमिल हो या मुस्लिम हो या जो भी, श्रीलंका के लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वहाँ का माहौल अच्छा लगता है। But again, I go as an outsider. I go as a journalist, I go as a visitor. It's a beautiful country. And शुरुआत में एक दो बार जब पहले वापस गई, डर ज़रूर लगता था, क्योंकि वॉर उसके 10 साल बाद जाके ख़त्म हुआ। बट एक बार थोड़ी आदत लग गई, एंड देन यू गेट मोर कंफर्टेबल। बट वहाँ पे, लाइक एनी कंट्री इन साउथ एशिया, वहाँ पे बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बहुत सारी अमीरी, बहुत वेल्थ है और बहुत गरीबी है, राइट? मिडिल क्लास है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ मामलों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिडिल क्लास चाहता है कि हम अपने काम और कारोबार से संबंध रखें, बाकी सब पॉलिटिकल चीज़ें वो अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करें। सो डिसअफेक्शन है, एंड श्रीलंका बहुत बुरे वक्त से गुजरा है। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि श्रीलंका में जो पिछले महीने 2 महीने से हो रहा है, वो अचानक से नहीं हुआ है। अचानक सिर्फ ये है कि हमने इसको नोटिस किया है, क्योंकि बात सड़क पे आ गई है। लेकिन जो एक जर्नी है, बात की शुरुआत और कब सड़क पे पहुंचती है, उस दौरान क्या हुआ है, सबकी नज़र श्रीलंका से हटी है। सबकी, पूरी दुनिया की नज़र श्रीलंका से हटी है। अब पूरी दुनिया करे जो करे, इंडिया की नज़र नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में है, इंडिया के साथ जुड़ा है ये कंट्री। सो आई थिंक हमें भी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे थे, हम क्या देख रहे थे।
इस सिचुएशन में? हाउ डिड थिंग्स गेट सो आउट ऑफ कंट्रोल एंड we are suddenly talking about Sri Lanka's economy? You know, there were warnings, but it's not on the front page. Who put Sri Lanka on the front page? Right? थैंक यू, आपने इतना वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।